नमस्कार साथियों। सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग जो है एक एलडीसी की टेस्ट सीरीज जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक लाइव टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है जिसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज हमारा जो है टेस्ट नंबर 3 इकोलॉजी जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। कल यानी कि 4 तारीख से यूट्यूब के ऊपर रोजाना 9 बजे लाइव सेशन जारी रहेगा। आज ये कुछ क्वेश्चन जो है उसी टेस्ट सीरीज के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से अपने जो है लाइव सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। आपके साथ जुड़कर जो है अपने इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। जितने भी कोर्स से जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी और जो अदर बच्चे हैं वो भी जुड़े टेस्ट सीरीज से और लाभ लें। बिना देरी किए आज की जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान से संबंधित, उस प्रश्नोत्तरी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो है अपने हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया गया व किसके द्वारा पूर्ण व्याख्या की गई। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक विज्ञान। पहला प्रश्न ये बनता है कि इकोलॉजी शब्द दिया किसने और इकोलॉजी शब्द की व्याख्या किसने की। तो दोनों बातें मैं बता देता हूँ। इकोलॉजी शब्द दिया तो था किसने, रिटर ने, लेकिन इसकी व्याख्या, इसको एक्सप्लेन करने का जो काम है वो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। यानी इकोलॉजी शब्द को दुनिया के सामने स्पष्ट करने का काम जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, लेकिन इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो दिया था किसके माध्यम से, रिटर के माध्यम से। ठीक है ना, तो शब्द दिया था रिटर ने और एक्सप्लेन किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। तो रिटर और अर्नेस्ट हैकेल यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब बाकी जो है उनके बारे में भी मोटी मोटी चर्चा करते हैं। देखो रिटर ठीक है, लेकिन हु इज अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो मैं थोड़ा सा अल्फ्रेड रसेल वेलेस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से साइंटिस्टों का नाम किस जगह पर फेमस है। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, जैव विकास में एक प्राकृतिक वर्णवाद नाम का सिद्धांत बहुत प्रचलित सिद्धांत है। ठीक है ना, इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास कैसे हुआ, जैव विकास। इस जैव विकास की एक अवधारणा थी जिसका नाम था प्राकृतिक वर्णवाद। इस अवधारणा का नाम था प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक है, और ये प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया था, एक तो था चार्ल्स डार्विन और एक था वेलेस। हालांकि प्राकृतिक वर्णवाद में जो सबसे प्रचलित नाम है वो तो है किसका, चार्ल्स डार्विन का, लेकिन अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी प्राकृतिक वर्ण में उतना ही योगदान दिया जितना योगदान चार्ल्स डार्विन का है। ठीक है ना, उतना ही योगदान इनका भी है। ओके भाई, तो ये बिंदु इस तरीके से आपको याद रखना है। एक तो ये हमने वेलेस जो नाम नया था वो हमने पढ़ दिया। एक है थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा मैं वर्गीकरण आपको थियोफ्रेस्टस का भी बता देता हूँ। थियोफ्रेस्टस अरस्तु का एक स्टूडेंट था, एक अनुयायी था, अरस्तु का विद्यार्थी था, अरस्तु का जूनियर था। ठीक है ना, अरस्तु का चेला था कहने का मतलब। तो थियोफ्रेस्टस वो साइंटिस्ट है जिसने पादप विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बॉटनी, ठीक है ना, बॉटनी से संबंधित पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसने विभिन्न पादप प्रजातियों के बारे में संपूर्ण एक्सप्लेनेशन देने का काम किया था। यही कारण है कि अपने इसे फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। जैसे एरिस्टोटल या अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, ठीक वैसे ही थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान का जनक अपने इसको माना करते हैं थियोफ्रेस्टस को। तो ये पहले प्रश्न के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इकोलॉजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो शब्द क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है
यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला शब्द है ओइकोस, दूसरा शब्द है लोगोस। ओइकोस का मीनिंग होता है हैबिटेट। ओइकोस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? हैबिटेट। और हैबिटेट होता है वो आवास जहाँ पर हम रहते हैं, यानी हैबिटेट माने आवास। और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, यानी कि स्टडी करना, अर्थात अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना हो गया। तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि इकोलॉजी शब्द का अर्थ है क्या? आवास का अध्ययन करना। ठीक है ना? इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? आवास का अध्ययन करना। वातावरण का, पारिस्थितिकी का, पर्यावरण का ऐसा कोई मीनिंग नहीं इसका। इसका मीनिंग होता है आवास का अध्ययन करना। ठीक है ना? द स्टडी ऑफ हैबिटेट, ऑप्शन नंबर 4। यह प्रश्न रीट की भर्ती परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो देखो लगभग सभी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन रीट के एग्जाम में, सीटेट जैसे एग्जाम में, है ना, ऐसे इन कई भर्ती परीक्षाओं में इस प्रश्न को मैंने जो है कई बार नोटिस किया है। ठीक है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एलडीसी में भी भविष्य में हो सकता है इस प्रश्न को रिपीट करके हमसे पूछा जाए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्लियर है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विशेष पादप या जंतु प्रजाति के संदर्भ में अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जैसे पश्चिमी राजस्थान के वातावरण व खेजड़ी वृक्ष के संबंध का अध्ययन करना। क्या यह पादप परिस्थिति है, जंतु परिस्थिति है, सम परिस्थिति है, स्व परिस्थिति है? यह प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अकॉर्डिंग मैं देखूं तो भर्ती परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है। ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। हाँ, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर रहेगा, लेकिन इनके बारे में क्या है वो मैं आपको थोड़ा उच्चारण करके बता देता हूँ। पादप परिस्थिति का मतलब क्या है? समस्त पादपों का, समस्त पादपों के संदर्भ में अध्ययन। भाई समस्त पादपों के संदर्भ में जब अध्ययन होगा तो वो क्या होगा? पादप परिस्थिति होगा। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जितने भी वनस्पति हैं उन सभी वनस्पतियों का वहां के उस वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पादप परिस्थिति। यानी इसमें कोई विशेष पादप की बात नहीं हो रही है, समस्त पादपों की बात हो रही है। ठीक वैसे ही अगर किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन हो, है ना, किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन हो, सभी जंतुओं के संदर्भ में कोई अध्ययन हो, ठीक है ना, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? जंतु परिस्थितिकी बोलेंगे। ठीक है ना? सभी जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन जंतु परिस्थितिकी, क्षेत्र विशेष के समस्त पादपों के संदर्भ में अध्ययन पादप परिस्थितिकी। ठीक है ना? जंतु व पादपों का सामूहिक अध्ययन, जंतुओं प्लस पादपों के संदर्भ में सामूहिक अध्ययन। अगर इनका सामूहिक अध्ययन करने की बारी आ जाए, ठीक है ना, सबका एक साथ स्टडी करने का नंबर आ जाए तो वो सम परिस्थिति कहलाता है। और जब किसी विशेष प्रजाति की बात हो, विशेष एक प्रजाति के संदर्भ में जब अध्ययन की बात हो तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? स्व पारिस्थितिकी का यूज किया करते हैं। जब विशेष प्रजाति के संदर्भ में बात हो तो स्व पारिस्थितिकी बोलेंगे, चाहे वो पादप प्रजाति हो चाहे वो जंतु प्रजाति हो। विशेष प्रजाति, ठीक है। तो जैसे अभी इसने बोला ना, पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में अध्ययन किस प्रकार के इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो वो ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत शामिल होगा। और ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ऐसे प्रश्न भी हमारी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? चलिए एक नए प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं अपने। प्रश्न है, इकोलॉजी की इकाई के रूप में प्रमाणित शब्द क्या है? इकोलॉजी की इकाई के रूप में सबसे प्रमाणित जो शब्द है वो है इकोसिस्टम। और आपने देखा होगा आपके सिलेबस में भी इकोलॉजी न लिखकर इकोसिस्टम ही हमें दिया जाता है। इकोसिस्टम ही हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ वर्ड है। ठीक है ना? तो उस समय में क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय में इकोलॉजी के कुछ यूनिट बताने का प्रयास किया। जैसे सूक्ष्म जगत के बारे में दुनिया को बताने का काम किया था अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था,
अमेरिका के वैज्ञानिक फॉर्ब्स नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्म जगत शब्द का प्रयोग किया और सुझाव दिया कि इसे आप इकोलॉजी की इकाई मान सकते हैं। फिर जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द, ये शब्द जो है ये जर्मनी के एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया शब्द है जिसका नाम था कार्ल मोबियस। तो यह शब्द कार्ल मोबियस ने दिया था, जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द, और कार्ल मोबियस ने इसे इकोलॉजी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। यह प्रश्न हमारे लैब असिस्टेंट के 2019 के एग्जाम में खूब छपा हुआ क्वेश्चन है। जैव भू पारिस्थितिक तंत्र, इस शब्द के बारे में दुनिया से चर्चा करने का जो काम है वो किसने किया था? एक रशियन वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था सुकाचेव। तो सुकाचेव वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल करके और इसे इकोलॉजी की यूनिट के रूप में प्रस्तावित किया। लेकिन हमने किसको स्वीकार किया? इकोसिस्टम को। हमने इकोसिस्टम को स्वीकार किया। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो यहाँ आपको मैं बता दूं, ये काम एक इंग्लिश वैज्ञानिक ने किया था, एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, उसने इस कार्यक्रम को संपन्न किया था, इस शब्द को दिया था, और वो साइंटिस्ट है A.G. टेंसले। तो पूर्णतया प्रमाणित और वर्तमान में जिसे हम इकोलॉजी की यूनिट के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, वो शब्द हमारे पास कौन सा शब्द है? तो आप याद रखिए वो शब्द है इकोसिस्टम। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है इन चारों में से कोई आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है इन चारों में से आ जाए, लेकिन एलडीसी में संभावना इसकी ज्यादा बनती है। ठीक है भाई, तो ये आप अपने स्तर पर थोड़ा सा बढ़िया पढ़ लेंगे ताकि आपके लिए ये कारगर साबित हो सके। अगला प्रश्न, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन किसे माना जाता है? यह है हमारे जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम भर्ती परीक्षा 2016, इसमें पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक इसमें किसको माना जाए? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यहाँ हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की अपने यहाँ पर चर्चा करते हैं, और उस प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इन्होंने भारतीय इकोलॉजी के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, वर्णन किया और दुनिया को जानकारी देने का भरपूर प्रयास किया। इसीलिए हम इनका सम्मान करते हैं और भारतीय पारिस्थितिकी के रूप में इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में इनको हमने सम्मानित किया, इनको हमने उपमा दी, इनको उपाधि दी। ठीक है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी हमने जस्ट बात की, किसने किया? A.G. टेंसले ने। और इनका संबंध जो है वो किस देश से है? इंग्लैंड से। इन्होंने लगभग 1935 के करीब इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है ना, बाकी सुकाचेव जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द यूज करते हैं, फॉर्ब्स सूक्ष्म जगत शब्द यूज करते हैं, और कार्ल मोबियस जो है वो जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रयोग में लेने वाले दार्शनिक है। तो यहाँ पर हम इंग्लैंड के वैज्ञानिक A.G. टेंसले का नाम लेते हैं, जिन्होंने इकोलॉजी की इकाई के रूप में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लिया और इसको प्रमाणित भी किया। ठीक है, ये इस संदर्भ में बहुत फेमस दार्शनिक है। अगला, जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कार्ल मोबियस ने। जस्ट अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम 2019 में खूब छपा हुआ प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न हमारे किसी एग्जाम में हमें देखने को मिले और एक लेवल क्रिएट करे। ठीक है ना, 10th क्लास इस प्रश्न का कटना इस तरह, लेकिन हाँ ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से लेंटिक इकोसिस्टम बताइए। देखो, जलीय इकोसिस्टम जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, जलीय इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है मेराइन वाटर इकोसिस्टम माने खारा पानी लवणीय जल, और एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यानी कि अलवणीय जल, मीठा पानी जिसको अपने कह सकते हैं।
अलवणीय जल इकोसिस्टम, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, लेंटिक एंड सेकंड इज लोटिक। लेंटिक वो है जिसमें पानी एक जगह पर खड़ा रहता है, स्थिर जल इकोसिस्टम, और लोटिक वो है जिसमें पानी गतिशील रहता है, खड़ा नहीं रहता, गतिशील जल इकोसिस्टम। तो इसने क्या पूछा, लेंटिक बताइए, स्थिर जल इकोसिस्टम बताइए। नदियां तो बहती हैं, नहरें बहती है, झरने बहते हैं, पोखर यानी कि तालाब नहीं बहता, तो ये लेंटिक है। और बाकी ये नदियां नहरें वगैरह सब ये क्या है, लोटिक है। नदी को हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, नहरों को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं, झरने क्योंकि ये गतिशील हैं तो इनको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। जबकि स्थिर जल में हम किसको शामिल करेंगे, जैसे पोखर हो गया, तालाब हो गया, ठीक है ना, जलकुंड हो गया, बावड़ी हो गया, जलकुंड, बावड़ी, डिग्गी जिसको अपने बोलते हैं ना, स्टेपवेल, बावड़ी हो गया, जैसे इनमें पानी क्या है, स्थिर रहता है, तो इसलिए इन्हें हम स्थिर जल इकोसिस्टम का नाम दिया करते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपने समझ लिया होगा, और इसका व्याख्या जो है, इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपके पल्ले पड़ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इकोसिस्टम का जैविक घटक कौन सा नहीं है, कौन सा जैविक घटक नहीं है। इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट हम लोग पढ़ा करते हैं, दो घटक हम पढ़ा करते हैं। इसमें पूछा गया जैविक घटक कौन सा नहीं है, ठीक है ना। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक, ठीक है ना। तो बस मैं आपको जैविक घटक समझाऊंगा, अजैविक अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। इकोसिस्टम के घटक, फैक्टर्स, कारक। तो इकोसिस्टम के जैविक घटक में हम तीन घटक पढ़ा करते हैं। एक तो पढ़ा करते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, वास्तव में ये पादप होते हैं। फिर होते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो शाकाहारी मांसाहारी भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। लास्ट में आते हैं अपघटक, डिकम्पोजर, सूक्ष्म जीव, जो बड़े से बड़े जीवों को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। तो इसमें ये दोनों तो कौन है, ये तो है जैविक, ठीक है ना। जैविक कौन सा नहीं है, प्रकाश जैविक नहीं है, यह अजैविक घटक है, सही है ना। यह प्रश्न आरएस के भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बाकी इसमें आप अजैविक घटक में आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर जो है मतलब जलवायु कारक पूछ सकते हैं, जलवायु कारक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। स्थलाकृतिक कारक भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, स्थलाकृतिक कारक, मृदीय कारक भी इसमें अपने शामिल कर सकते हैं। ओके भाई, ऐसे तो यूं करके कई सारे इसमें कारकों को वर्गीकृत करके जो है हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो यहां तक हमने बात कर ली। अब बढ़ते हैं और आगे। इकोसिस्टम के अंतर्गत हरे पादप क्या होते हैं। हरे पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। तो देखो, हरे पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए ये अपने आप अपना भोजन बनाने के कारण स्वपोषी हुए, ठीक। नंबर दो, प्रकृति के सभी जीवों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, है ना। प्रकृति के सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए क्योंकि भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए ये कौन हुए, उत्पादक हुए, ठीक। और हरे पादप जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषण करते हैं वो किस विधि से करते हैं। तो जल अवशोषण करने की जो विधि इनकी होती है वो होती है परासरण विधि, ठीक है ना। किस विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा। और बगैर जल अवशोषण के प्रकाश संश्लेषण करके जो है अपना भोजन वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए आजकल हम इन्हें परासरण पोषी इस नाम से भी अपने इनको जानते हैं। तो नाम पड़ गया कि ये उत्पादक भी है, स्वपोषी भी है, परासरण पोषी भी है। तो ये सभी जो उपरोक्त दिए गए विकल्प हैं, ये सभी विकल्प उत्पादक अर्थात हरे पादपों के लिए सार्थक और सही विकल्प हैं, और हम सभी विकल्पों का सही तरीके से चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट इकोलॉजी, ठीक है ना। कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन जो है उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो आप याद रखिएगा 4 तारीख को रात्रि को 9 बजे हमारा लाइव सेशन रहेगा। इकोलॉजी के भाग 2 को मैं चर्चा करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। उसके बाद में रेगुलर हम लोग क्लास रखेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, तो कोशिश अपनी ये करेंगे कि सभी प्रश्नों पर अपने डिस्कशन कर सकें।
ठीक है ना। सभी प्रश्नों पर अपनी डिस्कशन करेंगे ताकि बढ़िया लेवल पर उनका डिस्कशन हो सके और आप लोगों को हर एक बात का पता चल सके, ठीक है ना। और अगर आप एलडीसी की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक डाल दूंगा, तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक इसमें डाला हुआ मिलेगा आपको, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से अगर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन जो है इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट तो आना ही चाहिए। और कल की क्लास का रिमाइंडर लगा के रखें, कल रात्रि 9 बजे इकोलॉजी के लाइव डिस्कशन में हम लोग शामिल होने वाले हैं और अच्छा एक्सप्लेनेशन रखेंगे और कंटिन्यू क्लास जो अपनी जारी रहेगी टिल एलडीसी एग्ज़ाम अगस्त 11 2024। ओके, तो आज बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको ये कॉमन जो एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया होगा। कल की क्लास में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।